लाइव। हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल ऐड मैंने आपको बता दिया था और मैथमेटिकल ऐड के 10 क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। वो सभी 10 अच्छे क्वेश्चन हैं। आज आप उसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करके आप मुझे भेजें। ज़्यादातर बच्चे मुझे सॉल्व करके भेज देते हैं, ये अच्छी बात है। लेक्चर नोट्स भी आप सभी ने बनाया होगा, आई होप। ट्रिगोनोमेट्री वाला जो लेक्चर नोट 1 और लेक्चर नोट 2 आपको मिला है, आपने उसको फेयर कॉपी में लिख लिया होगा और अब ट्रिगोनोमेट्री का वर्कशीट सॉल्व कर लिया होगा कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे आज कर लें। अब हम लोग वेक्टर में जा रहे हैं। उसमें कोई क्वेश्चन यदि ऐसा लगता है कि डाउट है आपका तो मार्क करके भेजें। हो सकता है मैं अगले ही क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उसके एक टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। पिछले क्लास में शायद एक मिस्टेक थी, उसमें आपको याद दिला देता हूँ क्या मिस्टेक थी। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा और 1 प्लस लिख दिया था यहाँ पे, जबकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए था। यहाँ पे प्लस लिखा गया था और उसकी वजह भी थी बेटा, क्योंकि tan a प्लस बी जो है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो जब दोनों बराबर होंगे a और b थीटा थीटा, तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये जो प्लस लिखा गया था वो शायद cos 2 थीटा की वजह से लिखा गया हो। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस दिस। एक बच्चे ने ये फॉर्मूला लाइव क्लास में लिख रखा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला tan 2 थीटा का लाइव क्लास में लिख दिया था, जबकि ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। और क्यों है उसके बारे में जरा आप समझेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि इसको कर दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ऊपर वाला हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा में केवल यहाँ पे प्लस लिखा गया था। एक्चुअली मैं वीडियो जा करके देखता हूँ, जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो रहा हो तो एक बार मैं उस पर नजर डाल लेता हूँ कि कहीं कोई सिली मिस्टेक या कोई चीज स्लिप तो नहीं हुई है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये एक स्लिप हुई है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए और उसकी वजह भी है क्योंकि ये फॉर्मूला ये था और ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है, ठीक है। उसमें मैंने एक आपकी वर्कशीट में मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे साइन इनवर्स साइन 7π/6 की वैल्यू बताइए या और वैल्यू बताइए, तो उसको थोड़ा सा देख करके आप करेंगे। आपसे नहीं होगा तो मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में, आज सभी बच्चे ट्रिगोनोमेट्री की जो वर्कशीट 1 है वो आज सभी स्टूडेंट ट्राई कर लें। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी आज ट्रिगोनोमेट्री की वर्कशीट 1 ट्राई कर लें और ट्रिगोनोमेट्री पूरा लिख लें। लेक्चर नोट्स में जो भी लिखा हुआ है वो सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। और कहीं किसी को डाउट क्रिएट होता है तो क्वेश्चन मार्क करके आप मुझे भेज भी दें मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको देख भी लूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर पढ़ने के लिए जो हेल्पफुल था वो हम पढ़ चुके ट्रिगोनोमेट्री, तो अब हम लोग वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का सीखने के लिए वेक्टर, ओके। अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वेक्टर।
बात समझे, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी उसको हम बांट देते हैं, एक स्केलर होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, और एक और लिख देता हूं मैं टेंसर क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैंने बांट दिया है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है? ओके प्रशांत, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बता देंगे थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये ट्राई कर लो तुम लोग, सभी बच्चे एक बार जरा ट्राई कर लें ट्रिगोनोमेट्री की सीट, उसके डाउट भी और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी बता देंगे। समझो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? A quantity which can be represented by magnitude and unit only. A quantity which is represented by magnitude or unit only. एक क्वांटिटी जिसे लिखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है। एक क्वांटिटी विच कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। A quantity which is represented with the help of magnitude and unit only is called a scalar quantity. जैसे मैं कहता हूं 5 किलो चावल है तो उसमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। 5 kg मान लो मैंगो है तो क्या उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत है? नहीं, कि साउथ में है, नॉर्थ में है, इतने एंगल पे है, कोई फर्क पड़ता है? नो। 5 किलो मैंगो यहां है, वहां है, वहां है, कहीं भी है तो 5 किलो मैंगो है, और 5 किलो बता देना ये सफिशिएंट है। उसके मैग्नीट्यूड को और यूनिट को बता देना उसको पूरा जानने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, जैसे मास, स्केलर क्वांटिटी कौन होता है? जैसे मास, मास एक स्केलर है क्योंकि 5 किलो मैग्नीट्यूड और यूनिट लिखते ही मास की पूरी जानकारी आ चुकी है। मास को बताने के लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही मैंने मैग्नीट्यूड और यूनिट लिखा, जैसे ही हमने मैग्नीट्यूड लिखा और यूनिट लिखा, वैसे ही मास की पूरी जानकारी आ गई है। जैसे मास, जैसे टाइम, टाइम में जैसे ही मैंने लिखा 5 सेकेंड, सारी जानकारी आ चुकी है। जैसे वर्क या डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने जैसे लिखा कि डिस्टेंस इज 5 मीटर, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे पावर, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर, पावर इज ए स्केलर, स्पीड इज ए स्केलर, डिस्टेंस इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर, मास इज ए स्केलर। ये वो क्वांटिटी हैं जिन्हें लिखने के लिए, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए। A scalar quantity, those quantity which can be represented with the help of magnitude and unit only are called scalar quantity. For example, mass, time, distance, speed, work, power, these all are scalar quantity. ये जो quantities हैं ये scalar quantities में आती हैं। ठीक है, then what are the vector quantity? ये जो हमने scalar बताया तो मैं कह रहा हूं फिर वेक्टर क्या है? ठीक, व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? अच्छा, और भी कुछ क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो बात समझे आप कि वेक्टर क्या है। अभी मैं बात कर रहा हूं वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड not only by magnitude and unit but also require direction. Not only, मान्या पूछती है कि सर वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देन हाउ इट इज स्केलर। तो बात समझे बेटा, वर्क जो होता है बेटा वो F डॉट एस है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है बेटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये दोनों तो वेक्टर हैं, फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। इसीलिए जो वर्क है वो क्या है, एक स्केलर है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप इन बातों को सीख पाएंगे। ठीक है, यस बात समझे। वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which is represented not only by magnitude and unit, which is represented not only by magnitude and unit, not only by magnitude and unit, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड या यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, as well as direction, as well as direction required। क्या कहता है बात समझना, those quantity which cannot be represented only by magnitude and unit but also require direction, those quantity which cannot represented by magnitude and unit only but also required direction is called vector quantity। ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम नहीं चलता, उसके लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसके लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसे वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो हमें बताना होगा बेटा कि इस डायरेक्शन में है ये। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। जब हम काइनेमेटिक्स में जाएंगे, अगले चैप्टर में जाएंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और ज्यादा डिफाइन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस स्केलर क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है। लेकिन फिर भी मैं यहीं पे बता देता हूं कि डिस्टेंस स्केलर क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है, मैं यहीं पे बता देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा कि ए से लेके बी तक पहुंचना है, ए से लेकर के बी तक पहुंचना है, तो ए से बी तक पहुंचने के, ए से लेके बी तक पहुंचना है, तो ए से बी तक पहुंचने में ऐसे पहुंच सकता है, ऐसे पहुंच सकता है, ऐसे पहुंच सकता है। तो डिस्टेंस कई हो सकते हैं बेटा, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अच्छा, ऐसे पहुंचेगा तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो डिस्टेंस के टू मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल। डायरेक्शंस जो हैं, टू मेनी डायरेक्शन is possible for distance, is possible for distance। A से B तक कवर करना है, हो सकता है इस पाथ से जाए, 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 इस पाथ से जाए। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है।
तो डिस्टेंस में किसी फिक्स डायरेक्शन का क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि डिस्टेंस हैज टू मेनी डायरेक्शन इन पॉसिबिलिटी। डिस्टेंस किधर है उसके बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ए से बी तक जाने के लिए इधर से पहुंचेंगे ए से बी, इधर से पहुंचेंगे ए से बी, थोड़ा और घूम के पहुंचेंगे ए से बी। तो डिस्टेंस के टू मेनी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है कि वह स्ट्रेट लाइन में सीधा जाए। तो डिस्प्लेसमेंट की एक ही डायरेक्शन है बेटा, और केवल एकमात्र डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच का यही हो सकता है। ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल यही हो सकता है, जबकि ए और बी के बीच के डिस्टेंस कई हो सकते हैं। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन कह पाना मुश्किल है, जबकि ए से बी के डिस्प्लेसमेंट का केवल और केवल एक ही रास्ता है। द सिंगल वे टू डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, सो डिस्प्लेसमेंट हैज ए डायरेक्शन। इसीलिए ए से बी के डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। यही वजह है कि डिस्टेंस हैज टू मेनी वेज, सो इट हैज नॉट फिक्स डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट हैज ए सिंगल वे। सो ए से बी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिक्स है, जबकि डिस्टेंस इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो डिस्टेंस बहुत सा पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल है। सो डिस्प्लेसमेंट हैज ए डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, डिस्प्लेसमेंट हैज ए डायरेक्शन फिक्स है कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ फिक्स है कि यही होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का नॉलेज है। यदि मैंने बोल दिया कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमें डायरेक्शन का नॉलेज है, और यदि मैंने बोल दिया ए से बी डिस्टेंस, इसका मतलब डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है, वो कोई भी पॉसिबल रास्ता हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसी वजह से, दिस इज द रीजन कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन क्लियर है, और डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर है, ठीक है। तो यहीं पे अपन ने बात की है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये मैं मिटा रहा हूं। पतला वाला वो नहीं है जी। ध्यान देंगे जरा यहां। तो व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? कह रहा है दोज क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which cannot be represented by magnitude and unit only but also required a direction is called vector quantity। और कौन कौन से हैं वेक्टर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है। ये क्वांटिटी वेक्टर है। मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर है, मोमेंटम इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। अच्छा उधर चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ठीक है। अच्छा इसके फॉर्मूले से भी हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा फोर्स बाय चार्ज। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, और चार्ज है स्केलर। तो तुम्हें पता हो कि वेक्टर को चाहे स्केलर से मल्टीप्लाई करो,
चाहे वेक्टर को, चाहे वेक्टर से स्केलर को डिवाइड करो, आएगा वेक्टर। तो ये तय हुआ कि ये एक वेक्टर है, ई वेक्टर है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात आएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, देखिए आवाज क्रैक हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। तो देखो बेटा, वर्क क्या है, एक स्केलर है, और चार्ज जो है वो एक स्केलर है। आवाज क्रैक हो रहा है, सही है, ठीक है। वर्क जो है वो एक स्केलर है और चार्ज एक स्केलर है, तो दो स्केलर से एक स्केलर ही बनता है बेटा। दो स्केलर से एक स्केलर बनता है, ठीक है। प्लीज चेक द साउंड। ओके, तो मेरी बात समझे कि हम उसके फॉर्मूले की स्टडी में भी बता सकते हैं, हम फॉर्मूले की स्टडी में भी बता सकते हैं कि क्या बनने वाला है, ठीक है। यह बात आप समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्यों है, क्योंकि फोर्स बाय चार्ज है, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स वेक्टर है और ये स्केलर है, वेक्टर और स्केलर से वेक्टर ही बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह स्केलर क्यों है, क्योंकि वर्क बाय चार्ज है, ये वर्क बाय चार्ज, तो वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, तो जो पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज एक स्केलर है और टाइम भी एक स्केलर है, तो स्केलर और स्केलर से स्केलर ही बनने जा रहा है, स्केलर और स्केलर से स्केलर ही बनने जा रहा है। तो करंट जो है वो एक स्केलर है, जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में चार्ज एक स्केलर है और टाइम एक स्केलर है, तो स्केलर बाय स्केलर जो है वो एक स्केलर ही बनने जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ लेना, इसका मतलब आप समझे बात, हाउ वर्क इज स्केलर। यह संजू अभी उसका जवाब हमने दिया था, अच्छा एक बात जरा यहां पे समझना बेटा, देखो स्केलर अपॉन स्केलर या स्केलर इनटू स्केलर, स्केलर प्लस स्केलर, ये सब स्केलर है भाई। स्केलर बाय स्केलर हो या स्केलर इनटू स्केलर हो, ये स्केलर ही होता है बेटा। हां, वेक्टर इनटू स्केलर, ये वेक्टर ही होता है बेटा, या वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर ही होता है। मतलब वेक्टर और स्केलर का यदि अपन इस तरह से इंटू और करें, तो वेक्टर और स्केलर का जो इंटू है, इसको तो हटा देता हूं प्लस, वेक्टर और स्केलर का जो इंटू है वो वेक्टर होता है, स्केलर और स्केलर का जो इंटू और अपॉन है वो स्केलर ही होता है, वो स्केलर ही होता है। हां, वेक्टर इंटू वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, यदि डॉट प्रोडक्ट है, यदि डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर। ये बात हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। बायो, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायो इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें कौन सी चीज क्या हो सकती है, शिवपुरी तिलबन कॉलोनी रांची, ठीक है। करंट को भी स्केलर में लेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेंगे किसमें, टेंसर में। अभी बात करूंगा मैं सृष्टि, पहले जरा इसको अपन समझेंगे एक बार। स्केलर अपॉन स्केलर,
या स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर बाय स्केलर या स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर ही होता है। मतलब दो स्केलर का प्रोडक्ट और डिवीजन, दो स्केलर का प्रोडक्ट और डिवीजन एक स्केलर है, और एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट और डिवीजन, एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, वो वेक्टर ही होता है, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। लेकिन दो वेक्टर हो तो डिपेंड करता है कि दो वेक्टर का जब क्रॉस होगा, अपॉन नहीं होता दो वेक्टर में, केवल क्रॉस होता है, प्रोडक्ट ही होता है। तो दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट होगा तो दो चीजें हो सकती हैं। दो वेक्टर का प्रोडक्ट यदि डॉट है तो स्केलर होगा, और दो वेक्टर का प्रोडक्ट यदि क्रॉस है तो वेक्टर होगा। यह आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी हमें कि जो चीजें हैं वो स्केलर हैं या वेक्टर, हमें यह आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा ए डॉट बी, बीच में ये डॉट वाला साइन है, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है बीच में ये क्रॉस वाला साइन है। इस तरह का फॉर्मूले में यदि साइन लिख दिया मैंने तो ये दो वेक्टर का जो डॉट है वो स्केलर है, और इस तरह का यदि साइन लिख दिया मैंने तो दो वेक्टर का जो क्रॉस है वो एक वेक्टर है। तो अब आप मुझे कुछ फॉर्मूले लिखूंगा मैं, ठीक है, ये अपने माइंड में बैठा लें और मुझे आइडेंटिफाई करके दिखाएं कि ये जो क्वांटिटी मैं लिख रहा हूं वह स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, ये जो भी क्वांटिटी मैं लिखने जा रहा हूं अब आपको उसको आइडेंटिफाई करके बताना है। भाई फिजिकल क्वांटिटी तो आपने पिछले चैप्टर में पूरी पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटी पिछले चैप्टर में आपने पूरा पढ़ा है, उसका फॉर्मूला भी आपने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो अब आप मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, अब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताना है कि स्केलर में जाएगा कि वेक्टर में जाएगा। बस अभी आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो क्वांटिटी है वह स्केलर की तरफ जाने वाली है या वेक्टर की तरफ जाने वाली है। रिमाइंड रखना, दो स्केलर का चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन, स्केलर बनता है। एक वेक्टर एक स्केलर का चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन, वेक्टर ही बनता है यदि स्केलर और वेक्टर है। और यदि दो वेक्टर है तो डिपेंड करता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट यदि डॉट है तो स्केलर और क्रॉस है तो वेक्टर। तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्वांटिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेटा एक फॉर्मूला। चलो मैं स्टार्ट से ही करता हूं बेटा, तुम ही बताओ कि पहला डिस्टेंस क्या है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तीसरा स्पीड क्या है जो कि डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस बाय टाइम है, चौथा वेलोसिटी क्या है जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। बस यहीं से बताना है आपको मुझे। बताओ बेटा डिस्टेंस क्या है? पहला नंबर डिस्टेंस क्या है? स्केलर। यस, डिस्टेंस स्केलर है। फर्स्ट यस, आदित्य जिस तरह से आंसर दे रहा है उस तरह आंसर दें। फर्स्ट स्केलर, वन स्केलर। चलो डिस्प्लेसमेंट दो नंबर क्या है बेटा? दो नंबर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। अच्छा स्पीड क्या है बेटा? डिस्टेंस एक स्केलर और टाइम एक स्केलर। तो स्केलर और स्केलर क्या बना सकते हैं बोलो? स्केलर और स्केलर क्या बना सकते हैं? स्केलर, स्केलर और स्केलर, ये स्केलर है ये स्केलर है, तो स्केलर और स्केलर से क्या बनता है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? वेक्टर। टाइम क्या है बेटा? स्केलर। तो एक वेक्टर और एक स्केलर हो क्या बनता है? एक वेक्टर और एक स्केलर हो हमेशा क्या बनता है बेटा? वेक्टर। वेरी गुड दीक्षा, स्केलर वेक्टर स्केलर
वेक्टर। 3 नंबर नैन्सी कहती है 3 नंबर स्केलर है, वेरी गुड। 4 नंबर कहती है वेक्टर है। स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर, वेरी गुड नीरज, गुड, ऑल गुड, ओके। अगले 4 क्वांटिटी पर आओ, अब नेक्स्ट 4 पर आओ। नेक्स्ट 4 पे आओ। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तुम्हें पता है ना कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम क्या है? क्या है ये? एक्सेलरेशन किस में रखोगे? वेक्टर की स्केलर? एक्सेलरेशन तुम्हें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर है बेटा, और टाइम एक स्केलर है। वेलोसिटी एक वेक्टर है और टाइम एक स्केलर है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगा। वेक्टर वेक्टर का डिफरेंस एक वेक्टर है, और वेक्टर वेक्टर का एडिशन भी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर है। और टाइम क्या है? स्केलर। तो वेक्टर और एक स्केलर हो, क्या बनता है बोलो? वेक्टर। अच्छा ये बताओ कि फोर्स क्या है? फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है पता है ना? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक स्केलर है बेटा, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होगा बोलो? फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक स्केलर है, मास एक स्केलर, एक्सेलरेशन एक वेक्टर, क्या होगा बोलो? स्केलर और वेक्टर का मिलके क्या बनता है बोलो? स्केलर हो एक और एक वेक्टर हो, क्या बनता है? वेक्टर। 7th वर्क क्या है? वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यह है बेटा फोर्स, और यह है डिस्प्लेसमेंट। यह है फोर्स, यह है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? यह है फोर्स और यह है डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बनता है? 2 वेक्टर है, मैंने बताया 2 वेक्टर का इंटू दोनों बन सकता है, स्केलर भी और वेक्टर भी। तो ये 2 वेक्टर का डॉट है बेटा, डॉट। क्या है ये डॉट है बेटा, तो क्या है? दिस इज स्केलर, ये स्केलर है 7th। गुड। एट्थ नंबर ध्यान दो जरा, 8th नंबर। पावर क्या है? पावर को मैं लिखता हूं वर्क बाय टाइम। इस फॉर्मूले से पावर क्या है? यदि मैं पावर को वर्क बाय टाइम लिखता हूं, पावर को मैंने लिख दिया वर्क बाय टाइम। वर्क एक स्केलर है और टाइम एक स्केलर है, तो पावर क्या है? स्केलर। अच्छा, पावर का मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, फोर्स डॉट वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से पावर क्या है? स्केलर। वर्क बाय टाइम के फॉर्मूले से पावर एक स्केलर है। पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। अच्छा, फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। फोर्स एक वेक्टर है बेटा, वेक्टर, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, और दोनों के बीच में डॉट है। तो इस दूसरे फॉर्मूले से पावर क्या है? इस दूसरे फॉर्मूले से भी पावर एक स्केलर है। इस दूसरे फॉर्मूले से भी पावर क्या है? एक स्केलर है। क्लियर है बात? तो पावर इज ए स्केलर। 8th, नाइन्थ, मोमेंटम। मोमेंटम क्या रहा होगा? मोमेंटम होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी।
मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। नाइन्थ नंबर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर है। मास एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। बोलो क्या हो जाएगा? स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर होगा वेक्टर। अ स्केलर इंटू वेक्टर इज ए वेक्टर। ठीक है, ओके। यहां ध्यान दें, करंट आई बराबर चार्ज बाय टाइम। करंट आई बराबर चार्ज बाय टाइम। चार्ज एक स्केलर है, तो स्केलर बाय स्केलर क्या होगा? बोलो, स्केलर बाय स्केलर स्केलर होगा। मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, बीच में डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर होगा स्केलर। तो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, आप खुद आइडेंटिफाई करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स एक वेक्टर है, चार्ज एक स्केलर है। वेक्टर और स्केलर से क्या बनेगा ये बताओ? वेक्टर। तो फॉर्मूला भी बहुत कुछ बताता है, और क्या तुम फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर लोगे कि स्केलर है या वेक्टर? तो मैं वर्कशीट में एक क्वेश्चन दूंगा कि आपको बताना है कि स्केलर है या वेक्टर है। वर्कशीट में एक क्वेश्चन दूंगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। अब मैं आ रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, अब मैं आ रहा हूं इस बात पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। जब आप आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं तो अब आपको रिप्रेजेंटेशन करना है एक वेक्टर का, कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली वेक्टर को एक एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे कहते हैं वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। एंड हेड, इसका जो हेड है वो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसका जो हेड है, इसकी जो लेंथ है बेटा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और जिस डायरेक्शन में एरो है, हेड ऑफ एरो, ये टेल ऑफ एरो, ये हेड ऑफ एरो। हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये हेड हो गया एरो का, ये टेल हो गया एरो का, ये लेंथ हो गई। तो लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। क्या तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, हम उसकी बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेक्टर भी बात करेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट बात वेक्टर के। ओके, तो बात समझे। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, टू मेथड। वेक्टर को यदि हम पैरेलल स्पेस में शिफ्ट करें तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वेक्टर, ये दिमाग में रखना।
मान लो ये कोई वेक्टर है, इसको हम पैरेलल स्पेस में यहां ले जाएं उसी को, तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। मैं इसको यहां से यहां ले आऊं, सेम वेक्टर को यहां ले आऊं, तो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई। सेम वेक्टर को यदि मैं यहां ले जाऊं तो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई। तो किसी वेक्टर को पैरेलल स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करने पर, पैरेलल स्पेस में, इस वेक्टर के पैरेलल स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करने पर वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। If we shift a vector parallel, if we shift a vector in parallel space, then there is no effect on vector. यदि हम वेक्टर को पैरेलल स्पेस पर, यदि हम वेक्टर को पैरेलल स्पेस पर शिफ्ट करते हैं, ये देखो मैंने पैरेलल स्पेस पे वेक्टर को शिफ्ट किया, then there is no effect on vector. पैरेलल स्पेस पे जब हम वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने इधर शिफ्ट किया, मैंने इधर शिफ्ट किया, मैंने इधर शिफ्ट किया। पैरेलल स्पेस में जब हम वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेक्टर, वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये वेक्टर है बेटा, तो वेक्टर के लिए क्या चाहिए? टू मेथड टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, टू मेथड टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे ये मेरा एक वेक्टर है ए, और ये मान लो मैंने एक्स एक्सिस चूज की, ये मैंने वाई एक्सिस चूज की। अभी मैंने टू डायमेंशनल ये वेक्टर लिया है बेटा। मान लो ये एक वेक्टर है मेरा ए, ठीक है, तो एक तो मैं इसका मैग्नीट्यूड बता दूं और एक एंगल बता दूं। तो पहला तरीका होता है मैग्नीट्यूड एंड एंगल, मैग्नीट्यूड एंड एंगल बता दूं तो पता चल जाएगा। वेक्टर के लिए क्या चाहिए? एक तो इसकी मैं लेंथ बता दूं और बता दूं कि ये 45 डिग्री है एक्स एक्सिस से, तो डायरेक्शन पता चल गई। भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। और वेक्टर को यदि हम बता दें, जैसे मैंने बता दिया यहां पे फॉर एग्जांपल कि ये 5 मीटर का है 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस यदि मैंने ये बात लिख दी तो वेक्टर की पूरी जानकारी हमारे पास हो गई। यदि मैंने ये बात लिख दी कि ये वेक्टर है 5 मीटर का, ये वेक्टर है और 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वेक्टर की हमें पूरी जानकारी हो गई। ठीक है, कि हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया और किसी के साथ भी एंगल लिख दिया तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता चल गई कि भाई किधर है। मान लो मैं कह दूं कि एक आदमी इस लाइन से 37 डिग्री के एंगल पर 5 मीटर पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल गया कि नहीं चल गया। मैं कह रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पर 5 मीटर पर एक बॉय खड़ा है, तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया 5 मीटर और डायरेक्शन भी पता चल गया कि इस एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पर वो आदमी है। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड और एंगल बता दूं तो भी एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, और एक तरीका होता है कंपोनेंट फॉर्म, एक तरीका होता है बेटा कंपोनेंट फॉर्म। तो ये मैंने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड और एंगल बता दें, मैग्नीट्यूड बता दें और किसी एक के साथ एंगल बता दें तो हमें जानकारी हो जाती है कि वेक्टर किधर है। ओके, मैं दूसरा कह रहा हूं हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। दूसरा तरीका होता है कंपोनेंट फॉर्म। तो एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका होता है बेटा कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। दूसरा तरीका होता है बेटा कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म इज द सेकेंड मेथड कि कंपोनेंट फॉर्म कैसे होगा। अब ध्यान देंगे जरा,
जैसे ये एक एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा वेक्टर ए, और वेक्टर ए एक्स एक्सिस पर कितना काटता है उसे हम कहते हैं ए एक्स, और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने पर कितना काटता है उसे कहते हैं ए वाई। तो यदि मैं ए एक्स ए वाई लिख दूं, यदि मैं ए एक्स ए वाई लिख दूं तो भी वेक्टर का पता चल जाता है, यदि मैं ए एक्स ए वाई लिख दूं तो भी वेक्टर का पता चल जाता है। तो वेक्टर लिखने के दो तरीके हैं, लेंथ बता दो डायरेक्ट, और ये बता दो, नहीं बताओ यदि ये, तो ये बताओ कि ये वेक्टर x पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको कहते हैं x कंपोनेंट, इसको कहते हैं x कंपोनेंट, और इसको कहते हैं y कंपोनेंट, इसको कहते हैं y कंपोनेंट। ठीक है, तो एक वेक्टर को जब परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको कहते हैं x कंपोनेंट और इसको कहते हैं y कंपोनेंट। ठीक है, तो या तो तुम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बता दो तो भी वेक्टर का पता चल जाता है। ठीक है, और इस वेक्टर को लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को जे कैप कहते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को आई कैप कहते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को क्या कहते हैं, जे कैप कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, एक तो इसकी लेंथ बता दो और एंगल बता दो, नहीं बताना तो तुम ये बताओ कि ये वेक्टर एक्स पर कितना काटेगा और वाई पर कितना काटेगा। तो एक तरीके से इसका कोऑर्डिनेट बता दो तुम, एक तरीके से इसका कोऑर्डिनेट बता दो तुम कि ये एक्स एक्सिस पर इतना काटेगा और वाई एक्सिस पे इतना काटेगा तो भी हो जाएगा। तो दो तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, एक तो इसकी लेंथ बता दो, मैग्नीट्यूड, और एंगल बता दो किसी के साथ। दूसरा, मैग्नीट्यूड नहीं बताओ ना एंगल बताओ, ये बताओ कि एक्स पर इतना काटता है और वाई पर इतना काटता है, तो भी हम उस वेक्टर को समझ जाएंगे कि ये एक वेक्टर है। ओके, जैसे मैं सबसे पहले एक एग्जांपल से बता रहा हूं मैं आपको। ओके भाई, वेक्टर के लिए क्या चाहिए, जैसे मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं समझना जरा, जैसे मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर को कह रहा हूं मैं 3i कैप प्लस 4j कैप। मैं एक वेक्टर को कह रहा हूं 3i कैप प्लस 4j कैप और मैं कह रहा हूं कि तुम प्लीज वेक्टर बनाओ कि ये वेक्टर कौन सा है। मैं कह रहा हूं एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप और मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप ये वेक्टर बनाइए। ओके, तो बात समझना जरा, ये रहा देखो, मैंने कहा एक्स एक्सिस पर देखो बेटा, ए एक्स आई कैप एक्स एक्सिस पर कितना काट रहा है, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4, तो एक्स पे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो एक्स पर 3 और वाई पे 4, ये वाला पॉइंट होगा ना। 3,4 निकालना आप जानते हो ना कैसे निकलता है, एक्स पर 3 और वाई पर 4, तो एक्स ये वाला पॉइंट जो है वो है 3,4। 3,4 पॉइंट शो करना आपको आता है ना। मैंने कहा एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, मैं कह रहा हूं वेक्टर बनाओ, तो मैंने कहा एक्स पर 3, ये देखो i कैप मतलब एक्स पर, तो एक्स पर 3 और वाई पर 4, तो x पर 3, ये रहा, ये x है ये y है, x पर 3 y पर 4, तो ये होगा 3,4। 3,4 कोऑर्डिनेट लिखना आपको पता है ना, x पर 3 y पर 4, तो ये कोऑर्डिनेट है। और जैसे ये कोऑर्डिनेट हुआ बेटा, ये बन गया वेक्टर। तो तुम्हें वेक्टर पता चल गया ना, ये रहा वेक्टर। जैसे मैंने तुम्हें बोला 3i 4j, या मैंने ये भी बोला कि एक वेक्टर है 3,4, ये भी बहुत है बोलने के लिए। मैंने कह दिया एक वेक्टर है 3,4, इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज द वेक्टर बेटा। एक्स एक्सिस पर 3 काटता है और वाई एक्सिस पर 4, तो दिस वन इज द वेक्टर। ठीक है, ओके,
तो ये वेक्टर आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अच्छा भाई देखो इसका ये वेक्टर एक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो 3 और वाई पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो 4। एक्स पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो 3 और वाई पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो 4। इसे कहते हैं कंपोनेंट। इसे क्या कहते हैं? कंपोनेंट। ओके, जैसे मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, जरा बात समझना। मैं कह रहा हूं एक एग्जाम्पल, एक वेक्टर है -5 i z प्लस 6 j कैप, और इसको इस पर बताना है बेटा, ये x है ये y है। ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को इसमें बताना है, इस खाने में कि वेक्टर कहां होगा, बताओ कहां होगा ये वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू -5 i कैप प्लस 6 j कैप। इस x y में ये वेक्टर कहां होगा, क्या आप बता सकते हैं? देखो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या काटता है? -5। y पर कोऑर्डिनेट क्या काटता है? 6। i कैप मतलब x पे कंपोनेंट क्या काटता है? -5, और y पे कंपोनेंट क्या काटता है? 6। तो x माइनस में कब होगा बेटा? जब इधर चलेंगे तब आएगा ना -5। x माइनस में कब होगा बेटा? इधर तो प्लस में होगा। 0 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो -1 -2। तो x नेगेटिव कब होगा बेटा? इधर। और y पॉजिटिव कब होगा? ऊपर होगा ना। तो y पॉजिटिव 6 यहां है, तो x में -5 और y में 6, यहां पे आएगा ये -5, 6। तो ये वाला वेक्टर है बेटा, दिस वन इज द वेक्टर। ये आप सीखे, दिस वन इज द वेक्टर। x नेगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, तो x में -5, ये वाला पॉइंट। ठीक, जहां x में -5 हो तो इस पूरी लाइन पर x -5 है, इस पूरी लाइन पर जो x है वो -5 है। ठीक, y बराबर 6, y में तो इस पूरी लाइन पर y बराबर 6 है, तो ये वाला पॉइंट 5, 6 कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा -5, 6। तो ये वाला वेक्टर बनेगा बेटा -5 i कैप प्लस 6 j कैप। ये एक वेक्टर है। ओके, ठीक है। मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू -3 i कैप -4 j कैप को इसमें रिप्रेजेंट करो। ये x है ये y है, इसमें रिप्रेजेंट करो बेटा। इसमें कहां होगा ये? ए वेक्टर इज इक्वल टू -3 i कैप -4 j कैप। इस वेक्टर को इसमें रिप्रेजेंट करो कि ये वेक्टर किधर होगा? -3 i कैप -4 j कैप। वेयर दिस इज, बताओ -3 i कैप -4 j कैप किधर होगा? देखो x एक्सिस पर ये कितना कंपोनेंट काट रहा है बेटा? -3। y एक्सिस पर कितना कंपोनेंट काट रहा है? -4। देखो i कैप का मतलब क्या हुआ? x में ये कंपोनेंट और y में ये कंपोनेंट। तो बताओ क्या होगा? x में -3, ये रहा, x में नेगेटिव और y में भी नेगेटिव, नीचे आएगा ना -4। तो ये वाला पॉइंट बनेगा ना बेटा, ये वाला पॉइंट बनेगा। तो दिस वन इज द वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर है बेटा, ये है -3, 4। ये वाला वेक्टर है -3, -4। यस, ये वेक्टर है -3, -4 इज द दिस वेक्टर। ओके, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल देखो। कह रहा है रिप्रेजेंट ए 5 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस और 12 न्यूटन फोर्स 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। 12 न्यूटन फोर्स, और मैं कह रहा हूं 15 न्यूटन फोर्स
210 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक ही एक्सिस पर ये तीनों रिप्रेजेंट करना है। तुम्हें पता है ना फोर्स को लिखने का ये भी एक तरीका होता है, तुम्हें पता है ना कि फोर्स को लिखने का ये भी एक तरीका होता है कि मैग्नीट्यूड दे दे और एंगल दे दे। पिछले वाले में मैंने क्या बताया था, कंपोनेंट दिया था, कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। अब क्या दे दे, मैग्नीट्यूड दे दे और एंगल दे दे। ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ये एंगल है, और तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जरा बात समझना एक बार, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, तुम्हें वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। 5 न्यूटन 30 डिग्री, 5 न्यूटन 30 डिग्री, ये 10 न्यूटन कर देता हूं, चलो 5 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर 5 न्यूटन फोर्स, ये रहा बेटा 30 डिग्री का एंगल, और ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये ए वेक्टर मैं कह रहा हूं, ठीक है। नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा मैं, सृष्टि अभी मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूं कंपोनेंट फॉर्म में, अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूं बेटा कि वेक्टर किधर होगा, वेक्टर किधर होगा, ये वाला मैं कह रहा हूं। वेक्टर दो तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, एक तो कंपोनेंट जो मैंने आपको करके बताया, तो उससे भी वेक्टर जान लेंगे, और ये भी दे तो हम वेक्टर जान लेंगे। तो वेक्टर ये, अच्छा 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, अच्छा 120 90 डिग्री इस पर और कर दो बेटा, और इसकी लेंथ को इससे डबल कर दो, तो ये 30 और ये टोटल, तो ये वाला यहां 30 रह जाएगा, ये आप समझते हो, और ये हो जाएगा बी बेटा, लेकिन इससे लेंथ इसकी डबल होगी, क्योंकि यदि 5 न्यूटन इतने लेंथ में है तो 10 न्यूटन उसके डबल लेंथ में होगा ना। अच्छा 15 न्यूटन 210 डिग्री, तो 180 हो गया, एक्स के साथ 180, तो ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 30 डिग्री, और 15 न्यूटन इनसे क्या करेंगे बेटा, इससे हम ट्रिपल लेंगे। यदि ये 5 न्यूटन है और इसकी लेंथ यदि मैंने x ली है, तो 10 न्यूटन की लेंथ में 2x लूंगा, और 15 न्यूटन की लेंथ में 3x लूंगा। ये बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो यदि 5 न्यूटन यदि x लेंथ का लिया बेटा, तो 10 न्यूटन से जिसको रिप्रेजेंट करूंगा उसकी लेंथ को मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा, और 15 न्यूटन से जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसकी लेंथ को मैं क्या कर दूंगा, उसकी लेंथ को मैं ट्रिपल कर दूंगा। तो तुम्हें पता है ना कि वेक्टर दो तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, वेक्टर दो तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, ये बात आप समझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कन्वर्जन की बात करते हैं बेटा। अब हम कन्वर्जन फ्रॉम फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन टू सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, कन्वर्जन कर रहे हैं हम एक रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। कन्वर्जन फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, हम कन्वर्जन कर रहे हैं एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में। अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन क्या है जरा समझ लेना, एक रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड एंड एंगल गिवन हो, और फाइंड करना है कंपोनेंट फॉर्म, फाइंड करना है कंपोनेंट फॉर्म। और दूसरा क्या है बेटा, कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, कंपोनेंट फॉर्म गिवन, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड एंगल, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ये दो रिप्रेजेंटेशन हैं हमारे वेक्टर में, दो रिप्रेजेंटेशन है। तुम्हें पता है ना कि हमारे वेक्टर में कितने रिप्रेजेंटेशन है, हमारे वेक्टर में दो रिप्रेजेंटेशन है।
तो कन्वर्जन फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू सेकंड रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन, मतलब दिया हुआ हो मैग्नीट्यूड और एंगल और निकालना चाहते हैं कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर का, दिया हुआ हो कंपोनेंट फॉर्म और निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ठीक है, दिया हुआ हो मैग्नीट्यूड एंगल, निकालना चाहते हैं कंपोनेंट, दिया हुआ हो कंपोनेंट और निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ओके, तो जरा बात पर ध्यान देना। ठीक है, जरा बात समझो। ये रहा लेट सपोज, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ए और थीटा, ए थीटा गिवन है बेटा, ए थीटा गिवन है, कंपोनेंट फाइंड करना है, फाइंड ए एक्स ए वाई, मैग्नीट्यूड एंगल गिवन है, लेंथ दी हुई है, थीटा दी हुई है, फाइंड करना है ए एक्स कॉमा ए वाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ है, ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है। तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए, एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये वाला हो गया एक्स कंपोनेंट, तो इसी को हम कहते हैं ए एक्स। ये देखो वेक्टर है बेटा ए, एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए एक्स पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो जहां पे जाके मिलता है तो ये वाला लेंथ बेटा हो गया एक्स कंपोनेंट। ठीक, अब तुम्हें इस कंपोनेंट को निकालना है, तो क्या मैं लिख दूं, कॉस थीटा बराबर ए एक्स अपॉन ए। तुम्हें अभी अभी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा है बेटा, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा वाई कंपोनेंट निकालने के लिए वाई पर परपेंडिकुलर डाल दो और ये वाला हो जाएगा ए वाई, वाई कंपोनेंट निकालने के लिए वाई पर परपेंडिकुलर डाल दो वाई एक्सिस पर, तो ये वाला हो जाएगा वाई कंपोनेंट। अच्छा बेटा ये वाला थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ ना, देखो बेटा ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ, थीटा। ठीक है भाई, देखो ना ये वाला एंगल थीटा, ये ऐसे कट कर रहा है, तो ये वाला थीटा, हमें निकालना ये वाला है, दिया हुआ है ये वाला, तो क्या मैं लिखूं, साइन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, और ऐसे नहीं तो ऐसे छोड़ो, मैं ये कह दूं बेटा, ये कह दूं क्या कि यहां से यहां तक ए वाई है, तो ये वाली लेंथ भी ए वाई ही रही होगी, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, तो ये निकालने के लिए क्या करूं, साइन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ए वाई क्या हो जाएगा बोलो, ए साइन थीटा। तो क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था ए और थीटा, निकाल क्या लिया, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ए एक्स, तो वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसको आई कैप और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसको जे कैप कहते हैं, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। दिया क्या था, दिया क्या था, ए और थीटा, निकाल क्या लिया, ए एक्स और ए वाई निकाल लिया बेटा, ए एक्स हो गया ए कॉस थीटा, ए वाई हो गया ए साइन थीटा। दिया हुआ था क्या, ए और थीटा, निकाल क्या लिया, ये बात आप समझ गए। ठीक है, ओके। अच्छा दूसरी बात समझना, दिया क्या हुआ है, कंपोनेंट दिया हुआ है बेटा, ए एक्स ए वाई गिवन है और फाइंड करना है बेटा मैग्नीट्यूड और एंगल। वेक्टर देने के ये दो तरीके हैं, ठीक, ए एक्स ए वाई गिवन है, फाइंड क्या करना है, ए और थीटा, ए एक्स ए वाई गिवन है और फाइंड करना है ए थीटा। इसका मतलब
जब x ay गिवन है इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझना बात। x कंपोनेंट गिवन है और y कंपोनेंट गिवन है। मान लो ये रहा x और ये रहा ay, तो ये वाला पॉइंट हुआ ना, ये वाला पॉइंट हुआ, मतलब ये गिवन है कि यहां से यहां तक x है और ये भी गिवन है कि यहां से यहां तक ay है। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन है बेटा। क्या क्या गिवन है, ax गिवन है, ay गिवन है, और ये निकालना है a और थीटा। तो तुम्हें दिख रहा है ax क्या होता है, a cos थीटा, ay क्या होता है, तो ax होता है a cos थीटा, ay होता है a sin थीटा। स्क्वायर करके जोड़ दो बेटा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ax स्क्वायर यहां पे लिख रहा हूं बेटा मैं, ताकि थोड़ा क्लियर व्यू आ जाए आपका। क्या हो जाएगा बोलो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, a क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाला समझ गए हो, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वाला एक बार और समझो, गिवन है एक्स ay, बताना है a और थीटा। x किसके बराबर होता है बेटा, यदि a थीटा गिवन हो तो x होता है a cos थीटा, x क्या होता है a cos थीटा, ay क्या होता है a sin थीटा। स्क्वायर करके ऐड कर दो बेटा। यदि a थीटा गिवन हो तो x इसके बराबर होता है और ay किसके बराबर होता है, हमें निकालना है a और थीटा, ये दोनों दिया हुआ है, तो स्क्वायर करके ऐड करो बेटा। ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया बोलो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और ay अपॉन एक्स क्या हो जाएगा बोलो, a साइन थीटा बाय a कॉस थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा ay बाय ax। तो यदि ax ay गिवन हो, ax ay गिवन हो तो मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ax ay गिवन हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और यदि ay ax गिवन हो तो एंगल क्या होता है, टेन थीटा बराबर ay अपॉन ax। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस से कर सकते हैं, सही बोल रहा है ये। ay को यदि मैं यहां कर दूं तो ये वाला हो जाएगा ax, ये वाला ay, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, तुम सही कह रहे हो बेटा। ये वाला ax है, ये वाला ay है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, a वाला हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, पाइथागोरस से हाइपोटेनियस बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा ay बाई ax। बात वही है, यदि पाइथा ax ay गिवन है बेटा तो a क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यदि ax ay गिवन हो, ax ay यदि गिवन हो तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कल हम कन्वर्जन के क्वेश्चन करेंगे, कल हम कन्वर्जन के क्वेश्चन करेंगे, और वेक्टर की जो वर्कशीट है वो आपको मिल जाएगी, वर्कशीट 2 ट्रिगोनोमेट्रिक एड उसी में है, वेक्टर में ही, तो मैं वर्कशीट 2 में आपको दे दूंगा वेक्टर की अगली वर्कशीट, और आपको नोट्स भी मिल जाएगा यहां तक का। तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो कल हम लोग यहीं से चीजों को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।